हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स, जहां भाई हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है प्रणव सिंह कन्याल। पढ़ाता हूं तुम लोगों को सामाजिक विज्ञान एके सोशल स्टडीज मेरे भाई। तो आज है मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर लिवर, तो तुम भी पिया करो कभी कभी, है ना। बढ़िया, तुम्हारा लिवर अच्छे से काम करेगा। तो भैया अब रख देता है कॉफी। 4 चैप्टर हम निपटा चुके हैं। लास्ट की क्लास में कॉलोनियल एरा इन इंडिया भी बहुत अच्छे से निपटा चुके हैं। ठीक है, आज से हम शुरू करने वाले हैं सिविक्स। तुम्हारी काफी डिमांड आ रही थी कि सर फटाफट हर चैप्टर का वन शॉट लेके आ जाओ, तो भाई आ गया हूं ना लेके। तो चैप्टर नंबर 5 इज व्हाट? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन लोग देश के चुनावों में वोट डालते हैं और हिंदुस्तान में कैसे चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास में हम ये सब देखेंगे। तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। देखो पहला क्या है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब पीछे छोड़ दे क्या लिखा है, मेरी क्लास में पहले पीछे नहीं देखते, पहले प्रणव सर को सुनते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तुमसे कोई सपने में भी पूछ ले, नींद से उठा के भी पूछ ले, तो तुम उसको सीधा बोलना प्रणव सर ने बोला है हर एक व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से प्लस है और एक लोकतंत्र में वोट दे सकता है। ना तो उसकी उस जाति के आधार पे, ना तो धर्म के आधार पे, ना ही कि वो औरत है वो आदमी, उसके आधार पर उसको वोट देने से मना किया जा सकता है। यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब पढ़ लो, एवरी एडल्ट सिटीजन। अब तुम ये मत बोलना सर हमें तो वोट देने का अधिकार नहीं है। भाई तुम्हारी बात नहीं हो रही। जब तुम मेरे प्यारे सारे बच्चे 18 साल के हो जाओगे ना, तो फटाफट जाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और बोलना कि हमारा वोटर आईडी कार्ड बना दो, मैं वोट देना है। तो एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट, कि हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार है एक डेमोक्रेसी में, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव के बिना, चाहे धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, जेंडर के हालात उस पे हो, वेल्थ के आधार पे हो, एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर वोट देने का अधिकार है। इस बात को याद रखना, और उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ। सेम पॉइंट ये भी बोल रहा है, इन इंडिया एवरी सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव हैज द राइट टू वोट। जब तुम सब 18 साल के हो जाओगे तो तुम भी वोट डालने के लिए लायक हो जाओगे। अर्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क्स में पूछ सकता है तुमसे, द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज 21 ईयर्स, कि पहले हिंदुस्तान में वोट देने का अधिकार 21 साल की उम्र के बाद ही मिलता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एज को घटा के 18 कर दिया गया। और अब कोई तुमसे पूछ ले कि कितने साल की उम्र पे तुम वोट दे सकते हो, तो सीधा बोलना 18 साल की उम्र में। बट इट वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर्स इन 1998। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि पहले क्या एज होती थी, तो तुम बोल देना 21 साल, अभी कितनी है, 18 साल। चलो, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, ओनली 13% ऑफ द इंडियंस वर अलाउड टू वोट। यानी कि आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति वोट दे सकता है। अब वो उसकी पर्सनल चॉइस है वोट देने जाता है कि नहीं, बट वोट सब दे सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहा था तो सिर्फ 13% लोग ही दे सकते थे। और जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन राइट टू वोट। यानी कि तुम जब 9th क्लास में जाओगे ना इस साल, तो तुम एक चैप्टर पढ़ोगे हिस्ट्री का, और बोलना दिगराज सर को, प्रणव सर ने मैं पहले बता के भेजा है, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां पे क्रांति होगी फ्रांस के अंदर, और वहां तुम देखोगे कि लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन औरतों के राइट्स के लिए कोई नहीं लड़ रहा होगा। उनको राइट टू वोट देने का अधिकार बहुत सालों तक नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे प्यारे देश भारत ने इन सब चीजों पर कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि हर एक व्यक्ति, औरत हो आदमी, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ सबको वोट देने का अधिकार है। तो अगर तुमसे 2 मार्क्स में पूछ ले व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो बता दोगे कि हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है भैया, बिना किसी भेदभाव के। अब आगे चलते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख लो, तुम्हें पता ही है हैशटैग पीकेपी चलता है हमारी क्लास 8 की एसएसटी में। ये क्वेश्चन तुमसे वो 3 मार्क्स में पूछ सकता है कि वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इज इंपॉर्टेंट, कि क्यों इंसानों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो पढ़ो, पहला चीज तो बिल्कुल सिंपल है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी फॉर ऑल। क्या कह रहा है? एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। यार ये पॉइंट तो पिछली स्लाइड में ही बता के आया ही हूं कि यार हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जब हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा तो उससे इक्वालिटी प्रमोट होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर एक व्यक्ति बराबर है। तो पहला पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी फॉर ऑल। सेकेंड इज पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव। भैया एक डेमोक्रेसी के अंदर, हाँ जी मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों, एक लोकतंत्र के अंदर
जनता के पास ताकत होती है अपने लीडर को चुनने की। दैट इज वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट। सिटीजंस इलेक्ट देयर लीडर्स हु रिप्रेजेंट देयर वॉइस एंड इंटरेस्ट। अभी तुम देखोगे कि जो जितने भी हमारे नेता होते हैं, जब भी इलेक्शन होता है ना, तो वो बड़े जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं हाँ हमें वोट दे दीजिएगा, हमें वोट दे दीजिएगा, और जैसे ही इलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कौन उन्हें चुन के भेज रहा है? ये जनता, ये लोग। तो पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा पॉइंट बोल रहा है। थर्ड इज पीपल डिसाइड द नेशंस फ्यूचर। हमारे हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो लोग वोट देके डिसाइड कर रहे हैं। कैसे सर? वोटिंग अलाउज पीपल टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, जो देश के फैसले लिए जा रहे हैं, अब देश के फैसले कौन ले रहे हैं? तुम और मैं नहीं ले रहे ना। देश के फैसले वो लोग ले रहे हैं जिन लीडर को हम चुन के भेज रहे हैं। लेकिन उन लीडर को चुन के कौन भेज रहा है? जब हम वोट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पीपल जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। एंड लास्ट, लीडर्स आर अकाउंटेबल। भैया याद रखना, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आगे बताऊंगा बहुत अच्छे, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, है ना, चच्चा विधायक है हमारे टाइप्स। लोकसभा, राज्य और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में होते हैं। अगर कोई नेता ने आपसे कोई वादा किया कि भाई मुझे वोट दो, मैं डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं स्कूल्स बना दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, और अगर उसने 5 साल में वो वादा पूरा नहीं किया, तो अगले बार तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम उसको वोट ना देके किसी और को वोट दो और नेता ही बदल डालो। वो पॉइंट यहां भी कह रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर आंसरेबल टू सिटीजन, दे आर अकाउंटेबल टू सिटीजन। इफ लीडर्स डू नॉट परफॉर्म वेल, पीपल कैन वोट देम आउट इन इलेक्शन। जब अगली बार चुनाव होगा तो लोग कहेंगे भैया नेताजी 5 साल आपको झेल लिया, बहुत था, अब हम किसी और को मौका देंगे। तो अगर वो पूछेगा व्हाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में, तो क्या ये पॉइंट लिख के आ जाओगे? वेरी सिंपल, बढ़िया चैप्टर चल रहा है, कोई अभी हमने कुछ खास बात नहीं पढ़ी। अब ब्रिजिंग बैरियर्स एंड इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, क्या कहने का मतलब है सर? पढ़ो। डेमोक्रेसी परफॉर्म्स वेल व्हेन एवरी सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। भैया कोई भी लोकतंत्र तभी अच्छे तरीके से काम कर पाता है, कोई भी डेमोक्रेसी तभी अच्छी तरीके से काम कर पाती है जब लोग आराम से फ्री और फेयर मैनर पे वोट दे पाए। और इसकी ड्यूटी किसके ऊपर है भाई? इससे तो क्वेश्चन आएगा, टेंशन मतलब बताऊंगा। #PKP लिख लो पहले यहां पे। हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो देश में चुनाव करवाता है, और देश में चुनाव फ्री एंड फेयर मैनर में हो, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आती है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में, मेरा वादा है। सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम इसको ईसीआई कहते हैं। अब जब भी मैं ईसीआई बोलूं तो समझ लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी स्टेप्स टू रिमूव बैरियर्स, यानी कि कोई भी रुकावट जो लोगों को वोट देने में आ रही हो उसको हटा चुकी है। जैसे कि क्या क्या? इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशन। जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑफिसर लोग काम करते हैं, ये गांव देहात के उन इलाकों में भी जाते हैं जहां पे लोगों को वोट दे तो सकते हैं लेकिन बड़ी परेशानी होती है, बहुत चीजों की दिक्कत होती है, तो वहां पे जाते हैं और सही तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। इन 2024 लोकसभा इलेक्शन, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, याद करो, जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ होम वोटिंग फॉर एल्डरली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि जो भी सीनियर सिटीजन है, बहुत बड़े ज्यादा सीनियर सिटीजन है, उनको उनके घर में ये इलेक्टोरल ऑफिशियल आएंगे और इनके साथ साथ कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबिलिटी है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता, इनके घर जाके इनको वोट देने का फैसिलिटी दी जा रही है। बेस्ट एग्जांपल इज मेरी दादी। मेरी जो दादी जी हैं उनकी एज 92 ईयर्स है। तो जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मेरे घर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग आए और उन्होंने मेरी दादी से वोट लिया और वो चले गए। तो बेस्ट एग्जांपल बता भी दिया तुम्हें कि जो लोग नहीं आ सकते पोलिंग स्टेशन तक वोट देने, तो उनके लिए ऐसी फैसिलिटी आ रही है। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, अगर मैं हूं मुझे तो जाना पड़ेगा वोट देने, लेकिन वो लोग जो नहीं जा सकते उनके लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी दी ताकि हर एक व्यक्ति डेमोक्रेसी में वोट देने पे। थर्ड इज पोस्टल वोटिंग इज प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी कि डाक के थ्रू आप वोट डाल सकते हो। जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग होते हैं वो डालते हैं क्योंकि वो बहुत या ड्यूटी व्यूटी करते हैं, उनके पास इतना नहीं होता समय, ठीक है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया ताकि बैरियर्स को रिमूव किया जाए, वोटिंग को आसान बनाया जाए। आगे चलो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट #PKP, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर 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 आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये किसी के डायरेक्शन पे काम नहीं करती, ये स्वतंत्र है काम करने के लिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है हमारे संविधान में पहले से ही मेंशन है, ऐसा नहीं है इसको हमने कल बनाया है, इसको हमने संविधान में पहले से ही जोड़ा है। और अगर ये तुझसे 1 मार्क्स में पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रणव सर कब बना था, तो क्या चुपके से बोल लोगे 1950 में बना था? ये सब एक एक मार्क्स में तुझसे पूछे जा सकता है, इसलिए पहले बता रहा हूं। अब सर आपने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा काम करता है, क्या काम करता है? पहला, इलेक्शन कराता है लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो ये सीएम का चुनाव होता है उसके, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उसके भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते। तो सोचो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में के ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है कि ये सब इतनी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, उनके इलेक्शन को कंडक्ट कराना फ्री और फेयर मैनर में, ताकि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। कितना बड़ा जॉब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर पे। और अगर तुमसे वो पूछ ले कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो बोल देना प्रणव सर ने हमको बोला था 1951 से 1952 के बीच द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन 1951 से 52। याद रखोगे? क्या समझ आ गई इतनी बातें? यहां से या तो ये पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था, 1950 में, बता देना किस किस के इलेक्शंस कराता है, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे देश में हुए वो 1951 से 1952 वाले। अब भैया वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने एक चीज बता दी इस पूरे चैप्टर में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बताओ प्रणव सर कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लोग काम कौन कौन करता है? भाई नेशनल लेवल पे याद रख, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर तुमसे वो पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग काम करते हैं, वैसे तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मेन 3 लोग हैं, 3। वो 3 कौन कौन है? एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम बॉस है, एक है और 2 हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर। और वर्तमान में शायद ही तुम्हें कोई बताए जब ये चैप्टर पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्टूडेंट देखे ना उसको जनरल नॉलेज उसकी अच्छी हो। वर्तमान में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, जो कि एक आईएएस लेवल अधिकारी रहे हैं। सोचो मेरे कितने, और कमेंट में बता के जाना मेरे कितने बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस आईपीएस ये सब करना चाहते हैं, ये मुझे जरूर बता के जाना अगर कोई चाहता है तो। इनके साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है ये, और वर्तमान में यही है इसलिए इनकी फोटो लेके आया हूं, और एक है ये। इनका नाम है सुखबीर संधू, ये भी आईएएस लेवल अधिकारी रहे हैं। इनका नाम है विवेक जोशी, ये भी आईएएस लेवल अधिकारी रहे हैं। तो सोचो ये तीनों ही आईएएस लेवल अधिकारी रहे हैं, याद रखना। तो अगर जो लोग बनते हैं ना आईएएस यूपीएससी क्लियर करते हैं, सोचो रिटायरमेंट के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके सर पे, और इन्हीं तीनों के सर पे जिम्मेदारी है इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराने की। क्या इतनी बात समझ आ गई? और पूछ ले कॉम्पोजिशन क्या है, तो नेशनल लेवल पे बोलना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो सुप्रीम बॉस है, और 2 उनके साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर है, वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। सर नेशनल लेवल पे तो ये लोग काम करते हैं, स्टेट लेवल पे कौन करता है? तो पढ़ो, एट स्टेट लेवल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वर्क्स। तो जो ये है, जैसे महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, तो जब स्टेट वगैरह में ऐसे चुनाव होते हैं, देखो इनकी डायरेक्शन, ये सुप्रीम बॉस हैं और सबसे सुप्रीम ये हैं, इनकी डायरेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को मिलती हैं। इनका भी काम यही है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का। भैया ऐसा नहीं है कहीं धांधलेबाजी हो जाए, वोटों की चोरी हो जाए, ये स्टेट लेवल पे इनकी जिम्मेदारी है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिनको हम आरओबी कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। भाई ये लोग भी आईएएस लेवल अधिकारी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आज की वीडियो की, ये जो है ये एक आईएएस लेवल अधिकारी है, इनका नाम है किशोर कुमार कन्याल। ये अगर जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट से कोई देख रहा है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यही हैं। और ये कौन है? ये प्रणव सर के चाचा जी हैं। तो यहां पे भी एक आईएएस लेवल का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराता है, यही लोगों के सर पे जिम्मेदारी होती है। और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ये आपके प्रणव सर के चाचा जी जो कि एक आईएएस लेवल अधिकारी हैं, इनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इलेक्शंस होते हैं। तो क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? तो आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, #PKP, ये क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म। वो पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या करता है। अभी जब तक मैंने जितनी बात बोली तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई कि इसका काम है इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराना।
अब हम देखते हैं कुछ और फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो तुमसे वो पूछेगा। क्या? द ईसीआई, जब भी ईसीआई की बात हो तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स व्हेन इलेक्शन विल बी हेल्ड एंड इंश्योर्स इलेक्शन आर कंडक्टेड रेगुलरली एंड ऑन टाइम। कि भैया ये सेट करते हैं डेट इलेक्शंस की, कि भैया हिंदुस्तान में जैसे लोकसभा के आगे पढ़ाऊंगा, लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो सीएम बनते हैं, जिससे लोग जो सीएम बनाता है और लोगों को विधायक कहते हैं, उसके भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो ये इन्हीं के ऊपर होता है कि इलेक्शन को पर्टिकुलर डेट पे जब ये बोले तब कंडक्ट कराया जाए और उसी टाइम पे कराया जाए। ऐसा नहीं है कभी इलेक्शन 7 साल में हो रहे हैं, कभी 2 साल में, कभी 8 साल में, कभी 20 साल में। ये डेट को डिसाइड करते हैं। आगे चलो। The ECI, again, Election Commission of India, register political parties and give them recognition. Only registered parties can contest election. भैया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, तृणमूल कांग्रेस हो, पता नहीं कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है और वही लोग, वही पार्टी चुनाव लड़ सकती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। आगे चलते हैं। इट इंश्योर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो रूल्स ड्यूरिंग इलेक्शन। इट प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ मनी एंड पावर, जिसको हम कहते हैं एमसीसी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के समय एक गाइडलाइन जारी करती है जिसको हम कहते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर एक कैंडिडेट को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एड्रेस करने पड़ते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है ताकि पैसे का और ताकत का इस्तेमाल ना हो पाए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, और इससे क्वेश्चन भी बनेगा। तो बस याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करता है और एक ऐसे रूल्स हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करते हैं। आगे चलो। ओवरसीइंग द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं प्रणव सर? द ECI सुपरवाइजेस एवरीथिंग फ्रॉम वोटर्स लिस्ट, कि किन किन लोगों के नाम है, कौन कौन वोट दे सकता है, टू वोट काउंटिंग, जब वोटों की गिनती शुरू होती है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अगर वो तुमसे 3 मार्क्स में पूछेगा तो बता दोगे क्या क्या फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। डेट्स को जारी करता है, ठीक है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है, उसके बाद पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस देखता है कि कहीं पे भी चोरी ना हो, वोटों की धांधलेबाजी ना हो। तो ये सब चीजें लिखाना बहुत सिंपल, 3 मार्क्स में पूछेगा यार, ये कंफर्म पीकेपी है जो आएगा तेरे एग्जाम में। अब आगे चलो, अब इसको ध्यान से समझना। वोटिंग प्रोसेस, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस। सर वोट कैसे दिया जाता है? देखो, सबसे पहले तुम पोलिंग बूथ पे जाओगे, ठीक है, पोल जहां भी, जैसे तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो लेट से, तो तुम्हारे घर में एक वो आएगा चिट्ठी विट्ठी टाइप की छोटी सी, उसमें आएगा कि आपका या आपको यहाँ आना है इस समय उतने टाइम पे। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको वोट देने आना है। पर्टिकुलर स्कूल वगैरह होते हैं, इन पर सेंटर्स होते हैं और बहुत सारी पुलिस वगैरह होती है इलेक्शन के टाइम पे। तो वहां आपको एक पोलिंग ऑफिसर मिलेगा जो चेक करेगा आपका नाम, वोटर लिस्ट और आईडी प्रूफ। आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, अपनी जो आपकी वोटर आईडी हो गई ये लेके जाना है, और वो चेक करेगा कि आप ही तो वोट देने आए हो ना, ऐसा तो नहीं आपके बिहाफ पे कोई और आया है। तो पहला जब जाओगे तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपकी आईडी वाईडी चेक करेगा और बोलेगा भैया हाँ ये वही व्यक्ति है जिसका फोटो है और जो वोट देने आया है, कोई और नहीं है। अब उसके बाद तुम जब सेकेंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाओगे तो ये तुम्हारे हाथ में एक इंक लगा देगा। देखते देखे नहीं होगे, जब भी इलेक्शन होता है लोग ऐसे बड़े प्रमोट करते हैं कि आई वोटेड इन इलेक्शन, तो एक इंक लगाई जाती है आपकी ये फर्स्ट फिंगर, इसमें फिंगर में, और बोला जाता है कि इसका मतलब ये है कि आप वोट देके आए हो। ठीक है, मेरी भी लगी हुई थी, अब मिट गई। ठीक है, तो और सबको वोट देना भी चाहिए भाई। और ये आपको एक चिट देगा और आपका सिग्नेचर ले लेगा। वो चिट को लेके तुम थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास जाओगे। अब वो देखेगा कि तुम्हारे हाथ पे इंक लगी है कि नहीं, और वहां जाके तुम एक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ईवीएम वगैरह होती है, उसमें वोट डालते हैं। तो वहां पे हर एक कैंडिडेट की, जो तुम्हारे इलाके से खड़ा हो रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी का है, उसकी नाम वाम होते हैं, आपको बटन दबाना होता है। वहां पे एक ऑप्शन होता है नोटा का, जिसको कहते हैं नन ऑफ द अबव। तो अगर तुम चाहो तो नोटा के ऑप्शन को भी दबा सकते हो। मतलब तुम चाहते हो कि भाई मैं किसी को वोट देना नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं, तुम नोटा का बटन दबा लो उसके बाद। ठीक है, तो और फोर्थ में यही बात जो मैंने बताई कि ईवीएम पे तुम जाओगे, वोट डालोगे और तुम्हारा वोट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर मैं तुम्हारा एग्जाम बना रहा होता, क्या अगर प्रणव सर तुम्हारा एग्जाम बना रहे होते तो ये क्वेश्चन को 100% 1 मार्क्स के
एमसीक्यू में डालते। इनको जिनको तुम देख पा रहे हो इनका नाम है श्याम शरण नेगी। हाँ जी मेरे हिमाचल के बच्चों, कोई जानता है इनको? जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे ना मेरा दोस्त, ये फर्स्ट वोटर थे इंडिया के। तो सोचो तुमसे एक मार्क के एमसीक्यू में पूछ ले हु वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, तो श्याम शरण नेगी का नाम लिखाना। और इन फर्स्ट देखो, ये एक टीचर थे एंड ही वाज द फर्स्ट वोटर इन इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 और 2017 में भी ही कास्ट हिज वोट एट द एज ऑफ 100। तो सोचो जो लोग वोट देने नहीं जाते ये उनके लिए इंस्पिरेशन है। 1951 से लेके अब तो इनकी मृत्यु हो गई है, ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे, बट 1951 से 2017 तक इन्होंने हर एक इलेक्शन में वोट डाला यार। तो कितनी कितनी बड़ी बात है। तो अगर वो एमसीक्यू में पूछ ले फर्स्ट वोटर कौन था इंडिया का, तो क्या श्याम शरण नेगी को क्लिक कर दोगे? कर दोगे। सर आपने बोला जब हम जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे तो वहां पे ईवीएम होती है, और ईवीएम का हम बहुत बार न्यूज में सुनते हैं कि सर ईवीएम में ये हो गया, ईवीएम में वो हो गया। तो सर ईवीएम है क्या, सबसे पहले आप हमें ये बताओ। तो भैया अब हम यही देख रहे हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन। ईवीएम, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूरिंग इलेक्शन। ये देख पा रहे हो, इसी को कहते हैं। यहां पे क्या होता है ना बच्चों, थोड़ा सा जूम कर देता हूं तुम्हारे लिए, देखो जैसे ये है, यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो बहुत सारे बटन है। तो यहां पे जो भी कैंडिडेट तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा उसका नाम होगा, उसकी पार्टी होगी, या बीजेपी का होगा, या कांग्रेस का होगा, या आम आदमी पार्टी का होगा। भैया तुम्हें जाके उसके नाम के सामने बटन दबाना है, सिंपल। जब तुम बटन दबा दोगे तो उसके बाद क्या होगा प्रणव सर? उसके बाद एक इसके साइड में मशीन लगी है जिसको हम वीवीपैट कहते हैं। क्या? वीवीपैट। तुमसे वीवीपैट की फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में। क्या होता है वीवीपैट सर? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है, जहां तुमने ईवीएम में जिस भी बंदे को वोट दिया, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, वहां से एक स्लिप, एक छोटी सी स्लिप जैसे यहां पे है, वो यहां पे आती है मेक श्योर करने के लिए कि आपने जिसको वोट दिया है उसी की स्लिप यहां पे जनरेट हो। तो डबल क्रॉस चेकिंग होती है। यहां पे आपने वोट दिया ईवीएम में, फिर यहां वीवीपैट पे वो चीज आएगी चिट के फॉर्म में कि आपने अगर कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, तो उसके नाम की चिट आएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा आपका वोट उसी को गया है जिसको आपने वोट दिया है। तो वीवीपैट भी यही कह रहा है, इट इज अटैच्ड टू ईवीएम व्हिच शोज दैट द वोटर ऑफ अ पेपर स्लिप ऑफ द वोट कास्ट, कि भैया आपने उसी को वोट दिया है जिस मतलब उसी बंदे को वोट दिया है जिसको आप देना चाहते थे। ऐसा नहीं आपने दबाया बीजेपी का और वोट चला गया कांग्रेस को, ऐसा नहीं होता। इट हेल्प्स to confirm the vote has been recorded correctly and increases transparency in election। तो जब भी आज प्रणव सर ने बोल दिया, अभी तो तुम 18 साल के होने में टाइम है, तो जब तुम 18 साल के हो जाओगे ईवीएम को दबाओगे या वीवीपैट होगा, तो देख के आना कि तुमने जिसको वोट दिया है उसी को मिला है ना वोट। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया हैशटैग पीकेपी क्या बताया था? एक फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करना। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। क्या? द पार्टी इन द गवर्नमेंट, जो भी पार्टी सरकार में होगी, ऑब्वियसली पावरफुल होगी, शुड नॉट अनाउंस न्यू स्कीम्स, प्रोजेक्ट और पॉलिसीज ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या कहने का मतलब है प्रणव सर कि जो जब भी एक बार इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है ना, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट फंक्शन जब करता है, तो उसके बाद क्या होता है, सरकार जो ताकत में है, जो सत्ता में है, वो ना ही कोई नई स्कीम ला सकती है, ना ही कोई न्यू पॉलिसी ला सकती है, कुछ नहीं ला सकती जब तक चुनाव ना हो। अब सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लो इलेक्शन है और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले हम ना, ऐसे इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू हो गया और बोल रहे हैं बीच में कि उनको लग रहा है वो हार रहे हैं, कि भाई हम ना सबको 5-5, 10-10 हज़ार रुपए दे देंगे, हम नई स्कीम ला रहे हैं, हम ये कर लेंगे। ये इलेक्शन से पहले कर सकते हो, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना। तो इसीलिए जो पहला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रूल यही कहता है कि जो पार्टी पावर में है वो कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई पॉलिसी नहीं ला सकती जब चुनाव शुरू हो जाता है। सेकंड, कैंडिडेट के बिहेवियर को चेक करती है। ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, डिसिप्लिन एंड डिस्क्रिशन ड्यूरिंग कैंपेनिंग। देखो जब भी इलेक्शन की डेट जारी हो जाती है ना, उसके बाद बड़े रोड शोज होता है, कैंपेनिंग होती है कि हमें वोट दो, हम जीते तो आपका भविष्य बदल देंगे। लेकिन जब भी कैंपेनिंग होती है उस समय हमेशा हमें भाषा की मर्यादा को रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हो, वो सब नहीं। अगर वो सब होगा तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको वो भी कर सकता है, डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। थर्ड, वोटर्स के इन्फ्लुएंस को घटाना।
गिविंग गिफ्ट्स, मनी और फेवर्स टू इन्फ्लुएंस वोटर इज पनिशेबल एंड नॉट अलाउड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात भी कही जाती है, होता है ना बहुत जगह लोग पैसा बांटते हैं, बहुत जगह लोग लिकर बांटते हैं, बहुत जगह लोग क्या क्या नहीं बांटते कि यार हमको वोट दे देना, हम तुम्हें ये सब दे रहे हैं, तो ये भी इज नॉट अलाउड। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अगर वो पूछे 3 मार्क्स में तो ये 3 चीज लिख आओगे क्या, कि ये सब वो चीज करता है जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट किया जाए। अब भैया देखो वो इंक ये है, ऐसे ऐसे जब तुम वोट दे के आओगे ना, ऐसी एक इंक लगी होगी तुम्हारे हाथ में, अरे मिटा देता हूं, हाँ ऐसी एक इंक लगी होगी, इसका मतलब आपने वोट दिया है। इस पे भी लिख #PKP, प्रणव के पर्चे। 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है? द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, वही जो भी हम पिछली साइड में पढ़ के आए, जो फ्री एंड फेयर मैनर को प्रमोट करता है, इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ केरला। 1960 में केरला के विधानसभा चुनाव में सबसे पहली बार मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया था। तो 1 मार्क्स में वो पूछ ले कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहली बार कहां लाया गया था, तो बोल देना प्रणव सर ने चुपके से बोला था केरला में लाया गया था 1960 में। तो चले अब आगे, ये भी पढ़ लिया भाई, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी। तुम्हें पता है क्वेश्चन के लिए छोड़ दो, ये जो व्यक्ति हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनका नाम है TN सेशन। तुमने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बनाया था, उस पे लास्ट पे देखना, तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा कि इंडिया के सबसे धाकड़ और फियरलेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम बॉस है वो कौन थे। और बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया था, उनका नाम था TN सेशन। आपकी NCERT भी मेरे बच्चों यही बात बताती है, जो TN सेशन थे ना भाई, ये इतने धाकड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे देश के 1990s के टाइम पे, कि इन्होंने किस बड़े बड़े जो नेता होते थे ना, जो गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करते थे, उन तक की इन्होंने सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी। तो पढ़ो ही, इन पे एक 2 मार्क्स का तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TN सेशन। तो बता देना, ही वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 1990s। ही बॉट मेनी रिफॉर्म्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे कि क्या क्या किया इन्होंने? ही इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर कैंपेनिंग, यानी कि जब भी कैंपेनिंग शुरू होती है चुनावों की, तो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वोटरों को ज्यादा बहका नहीं सकते, आप किसी 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करवा दो, ऐसी बात नहीं बोल सकते। तो ये इन्हीं की देन है। ही इंट्रोड्यूस वोटर आईडीज टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी जगह कोई और वोट देने चला गया। अब सोचो, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे वोट देने जाना है और मैं कह रहा हूं मुझे काम है, तो मैं अपनी बहन को बोलूं या मैं अपने पापा को बोलूं या मैं अपने चाचा को बोलूं कि यार आप मेरे बिहाफ पे वोट दे पाओ। ये इन्होंने खत्म किया था। एंड ही इंश्योर स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स। सुनते ही हो गया आए दिन खबरों में, न्यूज़पेपर्स में, कि भाई कितने लाखों करोड़, पता नहीं कितने चुनावों पे पैसा खर्च होता है। इन्होंने गाइडलाइन जारी करी कि भैया हर एक कैंडिडेट इतना अमाउंट ही कर सकता है, भैया इससे ज्यादा करोगे तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये थे हमारे TN सेशन, जो हिंदुस्तान के सबसे धाकड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 2 मार्क्स में इनके ऊपर पूछने को आ सकता है। आगे चलो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो कराता है लोकसभा के इलेक्शन। अभी पढ़ा के आया ही था तुम्हें, लोकसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। लोकसभा के चुनाव वही चुनाव होते हैं जो देश का प्रधानमंत्री तय करते हैं, और ये हर 5 साल में होते हैं। तो अब इसके चुनाव होते कैसे हैं तुमसे पूछ सकता है भाई, वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, इसको ध्यान से समझना। अभी समझ जाओगे, जिंदगी भर सबको समझाते फिरोगे। देखो, ये हमारा प्यारा देश भारत है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे हमारे जो पूरा हिंदुस्तान है उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि 543 सीट्स के ऊपर लोकसभा का चुनाव होता है। अगर कोई पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों के ऊपर होता है, तो क्या बता दोगे? 543। यही बात लेके इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां से लोग लड़ते हैं। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनानी है तो 543 में से 272 सीट्स लेके आनी पड़ेगी, तभी वो सरकार बना सकती है। पढ़ो, 272 सीट्स आर नीडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपने दम पे 272 सीटें आ जाए, जैसे 2014 में बीजेपी की आई थी, 2019 में फिर बीजेपी की आई थी, उससे ज्यादा ही आई थी भली, तो आप अपने दम पे सरकार बना सकते हो। अगर वो पूछ ले कितनी सीटें चाहिए होती हैं लोकसभा के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो बोल दे हुए क्या 272 सीट चाहिए होती हैं। और जो लोग चुन के आते हैं इलेक्शन, ये जीत के आते हैं 543 लोग अलग अलग जगह से, इनको कहा जाता है MP, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं सांसद। ठीक है, इतनी बात हो गई खत्म। लेकिन प्रणव सर, अब एक पेज फंस गया। पेज क्या फंसा? कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली खुद के दम की, तो वो क्या करेगी? वो भी चीज लेके आए हो, टेंशन क्यों लिख रहे हो? इफ नो पार्टी गेट्स 272 सीट, 272 किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली,
तो उस केस में होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, यानी कि गठबंधन। बड़ा सुनते हो गए कि अभी गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार चलाई जाती है। तो अगर वो पूछ ले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली 543 में से, तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोएलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, और कोई मेरी ड्राइंग के ऊपर हंसेगा नहीं। अगर तुम हंसे ना, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं कि कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या हिसाब है। एग्जाम्पल से लेट्स से मानो ये 8 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, है ना, हम इनको मान लेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है, उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो क्या मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया कि टोटल कितना, जल्दी लिख लो मेरे लिखने से पहले, टोटल 543 सीट्स पे चुनाव लड़ा जाता है। ये भी बात मैंने तुम्हें बता दी। और कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, है ना। अब इस केस में हम कोएलिशन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या हो रहा है प्रणव सर, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये 272 सीटें नहीं मिल रही। तो अब टोटल तो 543 सीट्स पे चुनाव हुआ। अब ऐसे समझो, ए को है, ए के पास है 100 सीट्स, बी के पास है लेट से 50 सीट, मतलब जो सीटें जीत के, सी के पास है 110 सीट, डी के पास है 70 सीट, ध्यान से समझना, ई के पास है लेट से 75 सीट, एफ के पास है लेट से 68 सीट्स, जी के पास है लेट से कह लो 130 सीट, और एच के पास है लेट से 67 सीट्स। तो अभी ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या किसी के पास खुद के दम पे 272 सीटें हैं? बिल्कुल नहीं। किसी के पास 100, किसी के पास 110, किसी के पास 75। तो ये खुद के दम पे तो सरकार नहीं बना सकती। अगर खुद के दम पे सरकार नहीं बनाएंगी तो क्या बनेंगी? कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट में होता क्या है, इन सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये गठबंधन बनाएंगे आपस में। जैसे ये ए है, ए की ई से पटती है, जैसे तुम्हारी उससे पटती है ना, तुम्हारे दोस्त होता है कोई, तो ये ई को बोलेगा यार तू मेरे साथ गठबंधन कर ले, मेरे साथ जुड़ जा, तो हमारी 175 सीट हो जाएंगी। अब जो ई है, ई मान लो सी का फ्रेंड है, बहुत अच्छा, तो ई सी को बोल देगा कि यार तेरे पास 110 सीट है, एक मेरा दोस्त है 110, 100, 210 और यहां पे हो गए 75, यानी कि 285 सीट्स हो गए हमारे पास। तो हम चाहें तो तीनों वो 272 के जादुई आंकड़े पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे अभी 2024 में भी बहुत लोगों को गलतफहमी है कि बीजेपी की सरकार है। सरकार एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो बीजेपी का कोएलिशन है। बीजेपी के पास इस बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 241 सीट्स बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी के पास भी इस बार खुद के दम पे चुनाव नहीं, सीट्स वो नहीं जीते 272, तो वो सरकार नहीं खुद के दम पे बना के बैठे, उनके पास भी अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट है, तो वहां से वो 272 का नंबर वो पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो यहीं पर ऐसी होता है। अब ऐसा नहीं है, ये जो एच है, एच भी मान लो सी का दोस्त है, तो एच बी सी को बोल सकता है कि यार क्यों जा रहा है तू ई के साथ, मेरे पास देख 67 सीट 110 तेरे पास है, और मेरा ना जी बहुत अच्छा दोस्त है, जी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम इसको मिला के भी सरकार बना लेंगे। तो इसी को कहते हैं क्या? राजनीति। कोएलिशन गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो बहुत ही गंदे लेवल की राजनीति होती है, कोई किसी को बहका रहा होता है, कोई किसी को बहका रहा होता है। तो इस तरीके से ये लोग 272 के जादुई आंकड़े पे पहुंचेंगे अगर किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली। आशा करता हूं इतनी बात समझ आ गई, बहुत अच्छे एग्जांपल से हमने समझ लिया। अब हैशटैग पीकेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा के चुनाव में, उसमें से कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी कि वो ग्रुप सोसाइटी के जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए, जिनके साथ हिस्ट्री में अन्याय हुआ, तो उनको रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन का तुमने नाम सुना होगा, है ना, एससी एसटी कैटेगरीज के बच्चों को एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, हर जगह रिजर्वेशन मिलता है। तो उसी तरीके से इनको रिजर्वेशन राजनीति में भी मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो एससी कम्युनिटी है, 84 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड रहती हैं 543 में से, और जो एसटी कम्युनिटी है उसके लिए 47 सीट्स
रिजर्व रहती है। कहने का मतलब क्या है, इन 84 सीट्स पे कोई और कम्युनिटी का इंसान खड़ा नहीं हो सकता, वो एससी कम्युनिटी का ही होना चाहिए। और ये जो 47 सीट्स हैं इसमें वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जो एसटी कम्युनिटी का हो, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का हो। तो अब तुमसे वो क्वेश्चन लिख ले #PKB। कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग बना रखे हैं, ध्यान से समझना। तुमसे वो पूछ ले 1 मार्क्स में कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी इन लोकसभा के इलेक्शन। क्या 84 एंड 47, क्या 47 एंड 84, 84 46, 46 84। जल्दी आंसर दो मेरे देने से पहले, तब तक चार्ट में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, पहले देखो वर्ड क्या है, पहले है एससी। एससी के लिए 84 सीट्स हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये और इसमें लड़ाई है। और एसटी के लिए कितना बताया प्रणव सर, 47। तो ए ऑप्शन विल बी राइट, सी विल बी रॉन्ग। अब वो सोचो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पहले एसटी दे देगा फिर एससी दे देगा, और तुम जल्दबाजी के अंदर पढ़ लोगे कि यार एससी हमेशा पहले ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, या मैं एसटी भी दे सकता था, तो तब आंसर क्या होता, 47 एंड 84। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना। अगर पूछ ले एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, 84, एसटी के लिए कितनी है, 47। चलो ये बात भी हमने समझ ली। अब इसी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है प्रणव सर, समझो। जब भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो मान लो कोई कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां से कोई बहुत सारे लोग खड़े हुए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, मान लो उस कॉन्स्टिट्युएंसी में 1 लाख वोटर है सपोज करो, और 15-20 लोग कैंडिडेट खड़े हैं, तो यहां कोई ऐसा नहीं है कि इतने मिनिमम वोट होंगे तभी कोई बंदा जीतेगा, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स विन, कि जिसके, ये कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि 1 लाख अगर वोटर्स है तो 50,000 आपके वोट होने चाहिए, ना ना ना, वो वही है कि 543 सीट्स है, 200, तब वहां 272 सीट चाहिए ये गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर विन्स। तो अगर वो 1 मार्क्स में पूछ ले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे लोकसभा के चुनाव में जितने भी लोग खड़े हुए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर जिसके सबसे ज्यादा वोट आ गए वो जीत जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भैया देखो, जो अगले चैप्टर में पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा उसका अभी से थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करके जा रहा हूं। पार्लियामेंट में एक होता है लोकसभा, एक घर को कहते हैं लोकसभा, जिसके इलेक्शन हमने देखे, वो भारत का प्रधानमंत्री चूज करता है। एक होता है राज्यसभा, ये दूसरा घर है। अब समझो इसके इलेक्शन भी कैसे होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े डिफरेंट होते हैं उससे लोकसभा के इलेक्शन से। देखो वहां पे जैसे 543 मेंबर्स है ना मेरे बच्चों, यहां पे 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स कम होते हैं। अच्छा एक चीज और समझना, लोकसभा के इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। तुमसे वो पूछ सकता है व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का सिंपल सा अर्थ होता है जब हम खुद वोट देने जाते हैं और अपना कैंडिडेट, अपना लीडर इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो यहां पे लिख लेना, राज्यसभा में फॉलो होता है। वहां पे हम लोग राज्यसभा के इलेक्शंस में हम वोट नहीं देते, याद रखना इस बात को। राज्यसभा के इसलिए जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि एक आदमी नॉर्मल वोट दे के आ रहा है और अपना लीडर चुन रहा है। राज्यसभा में ऐसा केस नहीं है मेरे भाई। यहां पे 245 मेंबर्स में से जो 233 मेंबर्स होते हैं, इनको एमएलए, कौन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक लोग चुनते हैं। तो हम वोट नहीं दे रहे। देखो हमने जब एक लोकसभा का चुनाव हुआ, एक हमारे स्टेट में चुनाव होते हैं, जो स्टेट के चुनाव होते हैं वो सीएम बनाते हैं ना, चीफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं। तो अब क्या बात बोली जा रही है मेरे बच्चों, जो जितने भी एमएलए हैं अलग अलग स्टेटों के, वो वोट डालते हैं 233 सीट्स के ऊपर राज्यसभा के अंदर। और उसी के साथ मैंने बोला टोटल कितना है, 245। तो 12 मेंबर जो होते हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें भारत की राष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो नॉमिनेट करती हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है अपनी अपनी अलग अलग फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, सोशल साइंस की फील्ड में, लिटरेचर। जैसे हमारे जो सचिन तेंदुलकर थे ना, हमारे क्रिकेटर गॉड, ये मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, वो भी राज्यसभा के कभी मेंबर थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो थे नॉमिनेटेड मेंबर। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, वो किसी भी 12 लोगों को, मतलब ये सरकार तय करती है, प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं चलती, उन्हें नॉमिनेट करके राज्यसभा भेज सकता है। लेकिन 233 लोगों को इलेक्शन होता है, लेकिन और इस इलेक्शन में वोट कौन डालता है, एमएलए डालता है। तुम और मैं नहीं वोट डाल सकते। पहली बात हो गई क्लियर। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंड इट इज अ परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसॉल्व। कि लोकसभा भंग हो सकती है,
राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और यहां पे जो सीट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, वो एलोकेटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए राज्यसभा के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है सारे स्टेटों में इंडिया पे, उसकी सीट्स है 31। और जो अरुणाचल है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन, उसके पास सिर्फ राज्यसभा में एक ही सीट है। तो क्या कहने का मतलब कह रहा है प्रणव सर कि जिस राज्य की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा जनसंख्या होगी, उसकी राज्यसभा में ज्यादा सीटें होंगी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश की 31 है सबसे ज्यादा हर स्टेट में, और अरुणाचल की सबसे कम। और एक वर्ड तुम यहां पे देख रहे होगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह होता क्या है, सबसे पहली बात ये करो, वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो एक सिंपल सी बात है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, जैसे एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब वो राज्यसभा में वोट देने जा रहा है ना, तो वही 4-5 लोग खड़े हुए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो एक प्रेफरेंस होती है उसके पास। ऐसा नहीं है जैसे लोकसभा के इलेक्शन में हमने वोट डाला खत्म, नहीं, उसके पास प्रेफरेंस होती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी पार्टी का लीडर है, दूसरी प्रेफरेंस दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को, थर्ड प्रेफरेंस तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को, और फोर्थ प्रेफरेंस मेरी चौथे पार्टी के कैंडिडेट को। तो अगर वो पूछ ले सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, कि जो वोटर्स होते हैं वो रैंक करते हैं कैंडिडेट को इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि भैया फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए ये कैंडिडेट है, सेकंड नंबर पे ये कैंडिडेट है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये। तो यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अगर वो पूछ ले विच इलेक्शन यूजेस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इन इंडिया, तो क्या बता दोगे, राज्यसभा के इलेक्शंस में होता है। और इसी के साथ साथ आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एक होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट। भाई यहीं पे लिख लो, ये एमसीक्यू आएंगे, कंफ्यूज मत होना, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यानी कि क्या कह रहा है कि हम प्रेफरेंस के आधार पे कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। वो राज्यसभा के इलेक्शन में फॉलो होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फॉलो होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी फॉलो होता है। तो आशा करता हूं अभी तक सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। भैया #PKP, वैसे तो ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, बट क्यों नहीं मैं तुम्हें इसी में दे दूं, ताकि तुम्हारा एक ओ बन जाए जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कि प्रणव सर ने लास्ट क्लास में बताया था, पार्लियामेंट, संसद, वहां पे एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। प्रणव सर ने लास्ट क्लास में ये भी बता दिया उसके चुनाव कैसे होते हैं। अगर ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा ये दो घर होते हैं पार्लियामेंट में, इनके बीच का डिफरेंस क्या, और डिफरेंस बहुत सिंपल है, टेबल लिख के आया हूं, 3 मार्क्स से पूछेगा, 3 पॉइंट लिख के आ जाना। पहला, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। पीपल कौन, आम आदमी, तुम्हारे मेरी तरह। इन्हें हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इंसान, जो हिंदुस्तान की जनता है, वही तो वोट देने जाती है ना, और उनसे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, की जनता वोट दे रही है, इसलिए लोगों का घर है ये। इट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, क्यों, क्योंकि स्टेट्स के जो एमएलए हैं वो इनको वहां वो वोट देते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में भी बताया 233 सीट्स होती हैं इलेक्टेड सीट जो एमएलए वोट डालते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, उनके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होता, वो जिनको प्रेसिडेंट कहता है सरकार के कहने पर नॉमिनेटेड। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कंफ्यूज मत होइए, राज्यसभा में पूछ ले कितने मेंबर्स होते हैं तो तुम बोल देना 245। प्रणव सर ने बताया 233 होते हैं इलेक्शन से होकर आते हैं और 12 नॉमिनेट होकर आते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स की बात कर दिया, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, वो जो मैंने तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली कहानी बताई, ये पूछ सकता है वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुमसे 2 मार्क्स के अंदर, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, तो उसको बता देना कि डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जब जनता वोट देने जाती है सीधा। इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से, जब हम डायरेक्टली वोट नहीं दे सकते। तो यहीं पे 233 इलेक्टेड बाय द एमएलएस, ठीक है, और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंपल सी बात है। यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट, तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्या है वो ही रहा है। यहां पे टोटल मेंबर्स इज 543, पहले 545 होते थे। यहां पे भी 2 लोग नॉमिनेटेड होते थे जिनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता था, बट सरकार ने प्रावधान हटा चुका, अब सिर्फ 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। यहां पे 245 होते हैं, 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड जिनको प्रेसिडेंट यू करता है। इनका टेन्योर 5 साल होता है, ये परमानेंट हाउस होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, बट स्टिल अगर वो टेन्योर पूछे इनका तो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, 6 ईयर्स का। बस परमानेंट हाउस इसलिए कह रहा है कि लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा बनती है इलेक्शन पे। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट हाउस होता है। अगर वो पूछ ले 1 मार्क्स में लोकसभा राज्यसभा में से कौन सा हाउस परमानेंट है, तो बोल देना क्या, राज्यसभा। और इनके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका टेन्योर 6 साल का होता है।
समझ आ गई बात। दे फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अभी बताया जो लोकसभा का इलेक्शन जीतेगा वही तो देश में हुकूमत करेगा। यहां पे स्टेटों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आशा करता हूं लोकसभा राज्यसभा की कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी। 3 मार्क्स में पूछेगा, 3 पॉइंट लिख के आ जाना। अब भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जरा बताओगे कमेंट में कि हमारे देश की अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी क्या मुर्मू जी। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट वाले तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में मैं और तुम वोट नहीं दे सकते, उसी तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं और तुम वोट नहीं दे सकते। तो अगर वो पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं किनके इलेक्शन में, तो बोल देना राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट में होते हैं, आगे वाइस प्रेसिडेंट में भी ऐसे होगा। डायरेक्ट में क्या होता है, लोकसभा और एमएलए के इलेक्शन। तो सर आपने बोला यहाँ पे प्रेसिडेंट, हम डायरेक्टली उसको वोट नहीं देते, तो वोट कौन दे सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 3 मार्क्स में पूछ लेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, 5 मार्क्स में पूछ लेगा। ये पूरी रामकथा में लिख के आनी, इसलिए समझ लो अच्छे से। ही और शी इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक ऐसा ग्रुप जो लोग वोट दे सकते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो 543 मेंबर्स ऑफ क्या लोकसभा और 233 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये दोनों पहले तो वोट देने जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इसमें वोट नहीं देते, याद रखना। ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे भी कि कौन कौन वोट नहीं दे सकता। बट ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा वोट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन दे सकता है सर? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्या कि जो एमएलएज होते हैं अलग अलग स्टेट में, है ना, अलग अलग, तुम्हारे यहाँ भी होगा कोई विधायक जी, वो सब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। और उसी के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि दिल्ली ये कोई स्टेट नहीं है, याद रखना, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां के एमएलए भी वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दिस इलेक्शन इज हेल्ड बाय अ सीक्रेट बैलेट, जो भी हम आगे स्लाइड पे देखेंगे। सीक्रेट बैलेट होता क्या है? चुपके से वोट डाला जाता है, याद रखना। तो यहां भी follows the system of single transferable vote where voters rank candidates in order of preference। बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि राज्यसभा के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है। 3-4 कैंडिडेट जो भी खड़े होते हैं, आपको उनको प्रेफरेंस लगाना होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं चाहता हूं ये बने, सेकंड में ये बने, थर्ड में ये बने। तो वही सिस्टम यहां भी फॉलो होता है। द मेथड इंश्योर्स फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। यूनियन कैसे? लोकसभा राज्यसभा। स्टेट कैसे? क्योंकि एमएलए भी वोट दे रहे हैं। तो अगर वो तुमसे 3 या 5 मार्क्स में पूछ लेगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो बता दोगे। पहले सिंपल बोल देना, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते। द इलेक्टोरल कॉलेज विच वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड का किस्सा ही नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ये असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से, ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। तो क्या ये कहानी लिख के आ जाओगे? बहुत सिंपल में तुम्हें समझाइए, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, जब आएगा तो मुझको बता देना। बहुत अच्छे, चलो अब आगे चलते हैं। अब सर वो आप कह रहे थे एक सीक्रेट बैलेट होता है, नाम से ही समझ आ रहा है। अगर वो तुझसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू में से पूछ ले कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है, तो सीधा बोलियो वोटर्स चॉइस इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो वो प्रेफरेंस दे रहे हैं ABCD फर्स्ट पे, ये एक सीक्रेट बैलेट में चुपके से डाल दी जाती है, ताकि वोटर की आइडेंटिटी, यानी कि जो मेंबर्स हैं, चाहे MP हो MLA हो, उनकी चॉइस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। यही कहलाता है सीक्रेट बैलेट, कि किसी को पता नहीं चलेगा आपने किसको दिया। वैसे बाद में तो पता चल ही जाएगा, बट सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ताकि वोटर की चॉइस को वो किया जाए, एम्पावर किया जाए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बता रहा हूं ना, यहां पे इतने सारे PKP है ना, और बहुत ही कंफ्यूजन स्टेटमेंट बना के पूछेगा। अब प्रणव सर आपने बताया इलेक्टेड मेंबर्स 543 वहां, 233 राज्यसभा, तो वो MLA हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स वो भी वोट देते हैं। लेकिन प्रणव सर वोट कौन नहीं दे सकता? पहले तो यही नॉमिनेटेड मेंबर्स जो 12 होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये सोचो, प्रेसिडेंट ही ना अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यहाँ पे हर चीज में नॉमिनेटेड लिख के आ जाना। जो MLAs होते हैं
वहां पे भी कहीं कहीं जगह नॉमिनेटेड मेंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो नहीं दे सकते, सिर्फ इलेक्टेड जिनको जनता ने चुन के भेजा है वो दे सकते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड कैन नॉट वोट। तो एमएलसीज भी जो होते हैं वो भी चाहे इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो वोट नहीं दे सकते। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कैन नॉट वोट। भाई वर्ड पकड़ लेना, कहीं तुम बोलो कमेंट में सर आपने तो बोला था दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो एमएलए वोट दे सकते हैं। इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वोट नहीं दे सकता। तो यहां से ये अच्छे से स्लाइड करके जाना, पीकेपी है, इससे क्वेश्चन वो बना देगा कि कौन वोट नहीं देता। चलो, इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे वर्तमान के वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम तुम सभी मुझे कमेंट में बताओगे, तुम्हारा होमवर्क भी है। इनका चुनाव कैसे होता है? इनका भी चुनाव वैसे ही होता है यार। यहां भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है विच कंसिस्ट ऑफ, अच्छा यहां भी इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तुम मैं जाके वोट नहीं दे सकते वाइस प्रेसिडेंट के, तो कौन दे सकता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा में तो है इलेक्टेड लोग, वहां तो नॉमिनेटेड है नहीं, तो वहां के 543 प्लस 245 राज्यसभा के। यहां पे याद रखना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट देते हैं, वही 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से। 543 प्लस 245 लोग वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहां भी वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और वाइस प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का पीकेपी है ये, 1 मार्क्स का पीकेपी जो तेरे एग्जाम में आ रहा है। वो पूछ लेगा हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बताया था 2 घर। तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये जो वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा में स्पीकर होता है, अगली क्लास में सब बताऊंगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को याद रखना, इट इज ही और शी इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि वर्तमान में जिनकी फोटो में लेके आया था वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है 2026 में हिंदुस्तान के। अब चैप्टर हो रहा है खत्म भैया, चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना उसकी जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, असेंबली का इलेक्शन हो, हर चुनाव को सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऑफ इंडिया के सामने है। लेकिन अब ये बात ये समझना कि उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है सर? इशू सच एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन, सुनते ही होगे कितना पैसे, कहते हैं ना अगर एक एमएलए का चुनाव लड़ना, एक एमपी का चुनाव लगता है इतने करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी, ठीक है। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड रेजेस इश्यूज इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर मैनर, यानी कि क्या, एक तो पैसे का, यानी कि क्या इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पैसे का। दूसरा, हमारी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। एक तो डेटा कहता था कि लोकसभा में बहुत 30 या 40% जो कैंडिडेट्स हैं जो चुन के गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी के ऊपर मर्डर का चल रहा है, किसी के ऊपर किसी चीज का चल रहा है। तो ये दो अगर वो पूछ ले क्या चैलेंजेस हैं, तो क्या तुम बोल दोगे? एक तो पैसे का इंफ्लुएंस काफी ज्यादा है इलेक्शंस के अंदर, सेकेंड क्रिमिनल एमपी या एमएलए बहुत आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को टैकल करना बहुत जरूरी है फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी के लिए। बट इसका सॉल्यूशन क्या है प्रणव सर? मीडिया, एजुकेशन and awareness campaigns must work together to help people understand the importance of voting wisely। कि यार मीडिया हो, ये हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, ठीक है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपको समझदार बनाएगी, और जब समझदार बनाएगी तो आप ये बात बोल पाओगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने आपसे वादा किया, क्या उसने 5 साल बाद वो वादे को पूरा किया, इसके ऊपर भी बात आती है, ठीक है। और अवेयरनेस कैंपेन कि भैया लोगों को अवेयर करो। ऐसा नहीं है कि लोग एक ही इंसान को वोट दिए जा रहे हैं, एक ही पार्टी को वोट दिए जा रहे हैं, एक ही परिवार को वोट दिए जा रहे हैं। भैया 5 साल अगर कोई सरकार में है तो जब 5 साल खत्म हुए तो उसका लेखा जोखा लिखा जाना चाहिए और बोला जाना चाहिए कि जो जो वादे इन्होंने 5 साल पहले किए क्या वो पूरे किए। वैसे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलानी चाहिए। एंड अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कि लोकतंत्र तभी सर्वाइव कर पाएगा, डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब हमें जो वोट देने वाला होगा वो अवेयर होगा अपनी राइट्स को लेके कि उसे किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं। तो भैया आज का चैप्टर हो रहा है खत्म। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। बहुत मजा आया आज की क्लास में। ये सारे नोट्स नेक्स्ट टॉपर जूनियर के फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे। 5वां चैप्टर दिया है निपटा। बहुत जल्द मिलूंगा 6 चैप्टर के साथ तुम्हारे एग्जाम से पहले। और ऑल द वेरी बेस्ट तुम लोगों को जिन जिनका ये एग्जाम में चैप्टर आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे मेरे एग्जाम 19 को है, कोई कह रहा था 20 को है। तो तुम सभी को ऑल द बेस्ट भाई। उससे पहले वैसे मैं पूरी तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी खत्म करा ही दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो बाय बाय।